हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंटेक। क्वेश्चंस की सीरीज में हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। 82 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया है। बड़े शिद्दत से हम क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं। दिया हुआ है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ सिंपल सर्वो सिस्टम इज। सर हमें ना सर्वो पता है ना कुछ पता है। अरे बेटा सिस्टम तो पता है ना, बस इतना काफ़ी है। सिस्टम और सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी कि उसका डिनोमिनेटर। ओके सर, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो है दैट इज नथिंग बट के ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। नाउ यदि इसकी डिनोमिनेटर को 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर स्क्वायर जीरो से इक्वेट कर दूं तो यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसे क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ से इस इक्वेशन से इसके जो रूट्स मिलेंगे ना बेटा, वो रूट्स जो होंगे वो पोल्स होंगे। पोल्स ऑफ द सिस्टम, और पोल्स ही डिसाइड करते हैं या बताते हैं सिस्टम के बारे में। सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल अनस्टेबल, एवरीथिंग इंफॉर्मेशन पोल्स से ही हमें मिलती है। तो इसीलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोल दिया। समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। डैम्पिंग फैक्टर ऑफ द सिस्टम इज। अच्छा, डैम्पिंग फैक्टर पूछ लिया। अच्छा, अब बहुत सारे लोग जिनके नॉलेज में थोड़ी सी कमी होगी वो क्या करेंगे और आप क्या करेंगे, देखें। एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25 is equal to 0. This is the equation. When we will compare this equation to this equation, omega n is nothing but 5 minus 5 की कोई मतलब है क्या? बिल्कुल नहीं है, रेडियन पर सेकेंड। ओके, नाउ 2 जीटा ओमेगा n इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। यहां से कंपेयर किया मैंने इसको। ओमेगा n की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 5 लेके आ गए। 5 गुणा 2 इज 10, सो जीटा इज इक्वल टू 0.6 और जीटा इक्वल टू 0.6। दिस इज नथिंग बट द डैम्पिंग रेशो। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग रेशो एक ही बात है, तो वो 0.6 करके आएंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। मान लीजिए वन ऑफ द ऑप्शंस रहता, वो गेट में तो पक्का पूछेगा, गेट में पक्का एक ऑप्शन रहेगा आपके पास 0.6, क्योंकि डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग रेशियो लोग एक ही चीज समझते हैं। हमने आपको क्या बताया जी? सर हमने ये बताया कि डैम्पिंग फैक्टर जो है ना वो क्या है? वो है जीटा ओमेगा एन, और डैम्पिंग रेशियो जो है ना बेटे वो है जीटा। सो कंफ्यूज नहीं कर सकते खुद को। सो डैम्पिंग फैक्टर इसने आपसे पूछा है। सो डैम्पिंग फैक्टर इज नथिंग बट जीटा ओमेगा एन, और जीटा ओमेगा एन इज नथिंग बट 0.6 गुणा 5। सो दिस इज नथिंग बट द 3। सो 3 इज द आंसर। आ गई बात समझ में? ठीक है सर, क्लियर है सर। हम किसी बुक में भी पढ़े हैं सर, डैम्पिंग फैक्टर इज नथिंग बट द डैम्पिंग रेशियो। गलत पढ़े हो आप, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 84। द डिले टाइम फॉर द सिस्टम हैविंग यूनिट स्टेप सी ऑफ टी, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है। अच्छा, यानी कि यूनिट स्टेप इनपुट रहा होगा, उसके लिए रिस्पॉन्स दे दिया और डिले टाइम पूछ रहा है। अब कुछ भी इंफॉर्मेशन है क्या उस टाइप में? एस डोमेन में नहीं। अरे एवरीथिंग इज इन टाइम डोमेन, और टाइम डोमेन में तो करने में मजा आ जाता है। सी ऑफ टी इज नथिंग बट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2t। दिस इज द आउटपुट। ये पूछ रहा है कि डिले टाइम। ना डिले टाइम क्या होता है भाई? डिले टाइम हमने क्या देखा? 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू। 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू पहुंचने में जितना समय लगेगा दैट इज नथिंग बट द डिले टाइम। सो टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू रीच अप टू 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू इज नथिंग बट द टीडी, डिले टाइम। तो ये बराबर ना करके ऐसा करूँ था कि आप मेरी बात को समझ गए, और मैं इसको पूरा नहीं लिखना चाह रहा हूँ कि डिले टाइम इज नथिंग बट द टाइम रिक्वायर टू रीच अप टू 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू इज नथिंग बट द डिले टाइम, ठीक है। तो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? यहाँ पे सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। तो फाइनल वैल्यू फाइंड करना बड़ा आसान है।
सी इनफाइनाइट। नाउ टी की जगह इनफाइनाइट रख दोगे तो इसकी फैक्टर की वैल्यू है 0, सो 1 इज द वैल्यू कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, टी आपसे पूछा गया, मतलब इसकी वैल्यू 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू हो जाए। आपसे पूछा गया है सी टी डी डिले टाइम एंड दैट वुड बी इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 ऑफ डिले टाइम, ठीक है। और यदि ये डिले टाइम पे है तो इसकी वैल्यू फाइनल वैल्यू का 50%, फाइनल वैल्यू है 1 और उसका 50% इज नथिंग बट 50 डिवाइड बाई 100, माने कि इन शॉर्ट 0.50, ठीक है। इन शॉर्ट क्या हो गई, 0.5 हो गई, 0.5। सो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2, अब यहाँ पे जो भी समय आप लेके आओगे दैट वुड बी द डिले टाइम। चलो रीअरेंज करते हैं इसको और समझते हैं बात को। कैसे सर, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सो ई टू द पावर माइनस 2TD इज इक्वल टू 0.5। दोनों साइड लॉग, नेचुरल लॉग ले लीजिए। सो यहाँ पे बचेगा 2 ऑफ TD और यहाँ पे बचेगा ln 0.5। कैलसी उठाना पड़ेगा मुझे, ln 0.5 is nothing but minus 0.693. So minus 2 of this is equal to, ये पे आ गया माइनस 0.693। तो डिले टाइम क्या आ जाएगा फिर बच्चे, सर डिवाइड बाई 2। सो दिस इज नथिंग बट 0.3465। सो ये है डिले टाइम और हियर इट इज इन सेकेंड्स, ठीक। अब क्या ध्यान रखना है आपको, मान लो ये क्वेश्चन आया, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन टाइप से आया ये क्वेश्चन, तो वहां पे पूछ लिया कि डिले टाइम, तो बड़े ध्यान से पढ़ना। मान लो वो पूछ ले कि द डिले टाइम ऑफ दिस सिस्टम इन मिली सेकेंड इज, वो पूछ ले आपसे मिली सेकेंड में, और आपको ये भरना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। तो भाई 0.346 आप लेके आए हैं, इसे मिली सेकेंड में यदि कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे सर, दिस इज नथिंग बट 346.5 मिली सेकेंड। तो आप 346.5 लिख के आइएगा, 0.346 लिख के आ गए तो सब कुछ जानने के बाद भी कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, रब भी बड़ा पोलाइटली आपसे बोल रहा हूँ, क्वेश्चन हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर, कैमरे में देखना पड़ता है बीच बीच में कि एवरीथिंग इज फाइन परफेक्टली, यस परफेक्टली फाइन। लेट y of s be the unit step response of a causal system having a transfer function। अच्छा ओके, ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, सिस्टम का g of s और y of s उसका आउटपुट है, और आउटपुट y of s दे भी दिया है। द फोर्स, ओहो फोर्स्ड रिस्पॉन्स पूछ लिया इसने। अच्छा, अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सर टोटल रिस्पॉन्स एनी सिस्टम का जो टोटल रिस्पॉन्स होता है भाई साहब, वो होता है क्या, फोर्स्ड रिस्पॉन्स प्लस नेचुरल रिस्पॉन्स या ट्रांजिएंट, या इसे आप ऐसे लिखिए नेचुरल रिस्पॉन्स प्लस फोर्स्ड रिस्पॉन्स, या फिर इसको ऐसा लिखिए ट्रांजिएंट प्लस स्टेडी स्टेट। ये देखा था ना हमने टोटल रिस्पॉन्स, इट्स नथिंग बट ट्रांजिएंट प्लस स्टेडी स्टेट। ट्रांजिएंट वो है जो चेंज होता है, यस और नो, ये वेरिएबल टाइप का था, हमने देखा था, फिर से रिकॉल हो गया आपके लिए। और ये जो पार्ट था कांस्टेंट पार्ट था, और ये जो कांस्टेंट पार्ट था यही फोर्स्ड रिस्पॉन्स था, इसे ही हमने फोर्स्ड रिस्पॉन्स बोला। और ये फोर्स रिस्पॉन्स कौन डिसाइड करता है, इनपुट। जैसे कि आपका पंखा सिस्टम है, आप बाहर से आए,
आपने उसको ऑन किया और आपने इनपुट दे दिया रेगुलेटर से 4। अब वो पंखा कहाँ पे सेटल हो जाएगा? स्टेडी स्टेट क्या रहेगा उसकी? 4 की स्पीड। यानी कि इनपुट ने डिसाइड किया आउटपुट क्या होगा। तो ये जो फोर्स्ड रिस्पॉन्स है या जो कांस्टेंट रिस्पॉन्स है ये इनपुट डिसाइड करता है वैसे। चलो खैर, द फोर्स्ड रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज। अच्छा, तो रिस्पॉन्स की बात आएगी तो सबसे पहले रिस्पॉन्स की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये तो हो गया आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन। ओके, हमारे पास इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, सोल्व करने के लिए y ऑफ t चाहिए, बिकॉज रिस्पॉन्स यदि आपको एक बार पता लग गया तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो चलो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जरा देखो, y ऑफ s इज इक्वल टू 3 माइनस एस डिवाइड बाई एस प्लस 1 एस प्लस 3। ठीक है, y ऑफ t चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं। समथिंग डिवाइड बाई एस, समथिंग डिवाइड बाई एस प्लस 1, समथिंग डिवाइड बाई एस प्लस 3। सर कैसे करते हो आप ये सब? अरे 1000 बार बता दिया जी। समथिंग डिवाइड बाई एस, इन सभी को फैक्टर अलग अलग कर लीजिए। ये कर लिए मैंने। अब एस की वैल्यू 0 रखिए इंटायर कहानी में, सिर्फ इसको छिपा दीजिए। एस की जगह 0 रखोगे तो 3 डिवाइड बाई 3, इसकी वैल्यू आ गई 1। सिखा चुका हूं मैं ना। एस की जगह -1 रखिए। सो -1 रखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 डिवाइड बाई 2 है ना। -1 रखा, 4 डिवाइड बाई 2 इज नथिंग बट 2, और माइनस का साइन ये आ गया, -1 इसकी जगह रखा। तो अब -3 रखिए एस की जगह। सो 3 प्लस 3 और ये -3 और ये हो जाएगा -2। सो दिस इज नथिंग बट 6 डिवाइड बाई 6, so दिस इज नथिंग बट -1। सो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू इफ आई एम कंप्लीटली करेक्ट। अब देखो जरा, अब y ऑफ t करने की जरूरत नहीं, आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे। ये वाला पार्ट कांस्टेंट लेके आएगा 1, ये आ जाएगा t e टू द पावर माइनस t माइनस e टू द पावर -3t एंड कहानी इज u ऑफ t। नाउ एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट पार्ट है ना भाई साहब, वो क्या है? दिस इज नथिंग बट द कांस्टेंट पार्ट, और यही है हमारा फोर्स्ड रिस्पॉन्स। क्या है बच्चे? दिस इज नथिंग बट फोर्स्ड रिस्पॉन्स। यदि हमसे इसका नेचुरल रिस्पॉन्स में कोफिशिएंट पूछ लेते एक पर्टिकुलर टर्म का, e टू द पावर -3t टर्म का, या कंट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ द पोल 3 उसका कोफिशिएंट पूछ लेते तो वो 1 आता। यही कुल मिला के सर समझ में आ गया। अब मैंने क्या बोला था कि पंखे को किसी स्पीड से घूमना इनपुट डिसाइड करता है, और इस केस में इनपुट आपका यूनिट स्टेप है, तो ये 1 इसकी वैल्यू भी आ गई है ना। खैर ये इस तरीके से याद मत रखिए, एक्सप्रेशन लेके ही आना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड डिफाइन ये भी करता है, 0 भी करता है। ठीक है ना। चलो हम क्या समझे? सर हमने क्लियर कर दिया क्वेश्चन को। थोड़ा पानी पी लो और अगला क्वेश्चन। हाँ, और एक और चीज, ये ऑप्शन दिया हुआ है u ऑफ t इज द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। अब देखें जरा ध्यान से। द सिस्टम शोन इन द फिगर हैज अ टाइम रिस्पॉन्स y ऑफ t to an input 10 u of t as shown in the figure, u of t being the unit step input, both k and tau are positive, the gain k of the system is। अच्छा, सिस्टम का गेन k बताना है, और k और टाउ जो है वो कांस्टेंट है बोला, बोथ आर पॉजिटिव है बोल रहा है। तो चलो सबसे पहले हम ये y ऑफ t फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो y ऑफ s जो होगा वो हो जाएगा k डिवाइड बाई s टाउ प्लस 1 प्लस k, ये हो जाएगा हमारा दिस, बोले तो y ऑफ s। अब मेरे पास
इंफॉर्मेशन क्या क्या है दैट मैटर्स। अच्छा, ये y ऑफ s नहीं हुआ, इसमें मल्टीप्लाई भी होगा ना, किसका, दिस 10 u ऑफ t का। सो दिस इज नथिंग बट 10 बाई s, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज द आउटपुट। तो सर सबसे पहले y ऑफ t फाइंड कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो y ऑफ t फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा जमा लूँ मैं। दिस इज नथिंग बट 10k डिवाइड बाई s, और इसको s प्लस वाले फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। तो क्या करेंगे, s प्लस यानी कि टाउ कॉमन ले लेता हूँ। दिस इज नथिंग बट दिस s प्लस s प्लस ये k प्लस 1 जो है बाई टाउ। दिस इज द कहानी, है ना। ओके, अब मुझे ये टाउ यहाँ ले लिया, बचा ये, ठीक। अब देखो, आई थिंक मेरा काम इस चीज़ से बन जाएगा कि इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू, हाँ इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू जो है y इन्फिनिटी जो है फ्रॉम दिस ग्राफ मेरे पास 8 है, y इन्फिनिटी। अच्छा, और y इन्फिनिटी क्या होगा, मान लो यहाँ लगाने की कोशिश करता हूँ मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम से y इन्फिनिटी क्या होगा सर, लिमिट s टेंड्स टू 0। सो s से s गट कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू वो कोशिश करता हूँ मैं, दिस नथिंग बट 10k बचेगा, s से s कैंसिल हो जाएगा, और s की जगह जब 0 रखेंगे 1 प्लस k। अच्छा, कुछ आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, y ऑफ t करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपने क्या लगा लिया, दिमाग लगा लिया। आप इस डायरेक्शन से चले गए। फ्रॉम द ग्राफ यू हैव द फाइनल वैल्यू। सर यहाँ से फाइनल वैल्यू मुझे निकालना आती है, और फाइनल वैल्यू के बराबर जब मैं इसे इक्वेट करता हूँ ना, तो मेरे पास एक ही कांस्टेंट है, दैट इज द k। और उसने क्या पूछा, गेन k पूछा मुझसे। सो दिस इज नथिंग बट 10k डिवाइड बाई 1 प्लस k। सो 8 प्लस 8k इज इक्वल टू 10k। सो 8 इज इक्वल टू 2k। सो k इज इक्वल टू 4। 10k माइनस 8k 2k, यस 4। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक आई डोंट थिंक सो है, यदि है तो आप क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। समझ में आया ना कैसे क्वेश्चन को करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। इफ द फीडबैक सिस्टम शोन इन द फिगर बिलो, और जी ऑफ एस दे दिया उसका इतना, ये है जी ऑफ एस, इसकी वैल्यू दे दी। द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम शुड हैव अ मिनिमम सेटलिंग टाइम एंड हैव नो ओवरशूट। बहुत प्यारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। शुड हैव मिनिमम सेटलिंग टाइम एंड हैव नो ओवरशूट। ओवरशूट नहीं होना, मिनिमम सेटलिंग टाइम होना। तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गेन k टू अचीव दिस इज, ये है गेन k, यहाँ पे इसकी वैल्यू बताना है, और इन दोनों इंफॉर्मेशन को क्या रखना, वैलिड करना है। ठीक है सर। तो जी ऑफ एस की वैल्यू जैसे ही आप लोगे, तो आपके पास जो ये ओपन गेन बनेगा, ये बन जाएगा k डिवाइड बाई, सॉरी अच्छे से लिखना मेरे को अच्छा लगता है भाई, एस स्क्वायर प्लस 2s, है ना। हाँ, दिस ये ओपन वाला गेन बन जाएगा। सो इसका जैसे ही क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करोगे बेटा, ये तो हो जाएगा OLTF। चलो इसका CLTF फाइंड कर लेते हैं। तो CLTF जैसे ही फाइंड करोगे, उसकी वैल्यू आएगी आपके पास k डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस k। ओके सर, समझ में आ गया। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आप ले आए। अब सेटलिंग टाइम सर इससे निकाल सकता हूं मैं, मिनिमम सेटलिंग टाइम और नो ओवरशूट भी निकाल सकता हूं। अच्छा जी, तो जरा ध्यान से देखो, यहां से ओमेगा एन इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ k, और 2 जीटा ओमेगा एन यानी कि अंडर रूट k इज इक्वल टू 2 गेट कैंसल। जीटा की वैल्यू यहां से क्या आ गई बेटा,
दिस, ओमेगा एन का जस्ट उल्टा है ये। अब आप देखो कि सेटलिंग टाइम शुड हैव मिनिमम सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम की जब भी बात आती है तो उसका एरर बैंड डिफाइंड होता है, लेकिन यहाँ पे बैंड डिफाइंड है क्या? नहीं। तो क्या है बाय डिफॉल्ट कंडीशन की बैंड डिफाइंड नहीं है, तो हमेशा 2% बैंड एज्यूम किया जाएगा। और 2% यदि एज्यूम करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 4 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट या 4 टाइम्स ऑफ जी डिवाइड बाय जीटा ओमेगा एन। यही हमने सीखा। ठीक है साहब। अब ये रखना है मिनिमम। अच्छा, और दूसरी कंडीशन ये है कि कोई भी ओवरशूट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओवरशूट यदि नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जीटा इज इक्वल टू 0 कंडीशन नहीं हो सकती। जीटा इन द रेंज ऑफ 0 से 1 नहीं हो सकता। जीटा इज इक्वल टू 1 क्रिटिकली डैम्प पे देयर इज अ नो ओवरशूट। ये कंडीशन क्या है? नो ओवरशूट की कंडीशन है ये। और इससे आगे जाओगे तो वो तो बिल्कुल ओवरशूट की कंडीशन। अब इसने क्या बोला? 2 चीजों को ध्यान रखना। शुड हैव मिनिमम सेटलिंग टाइम एंड हैव नो ओवरशूट। सेटलिंग टाइम भी मिनिमम रखना है। अब देखो आप जरा ध्यान से, खैर यहां से तो आप के की वैल्यू कुछ भी रख लो, सेटलिंग टाइम मिनिमम ही आ रहा है। और साथ में कुछ लोचा तो नहीं है? लेट मी चेक। के हो गया, के वहाँ पहुँच गया, और 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 2 हो गया। जीटा की वैल्यू दिस हो गई, क्योंकि जीटा और ओमेगा एन जब यहाँ आप रखोगे तो देट इज नथिंग बट द 4 सेकेंड आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, एक दूसरे को काट देंगे। ठीक है, तो 4 सेकेंड इसकी वैल्यू आएगी। तो ये हो गई, ये फिक्स्ड हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई, इररिस्पेक्टिव ऑफ के वैल्यू हो गई ना। तो ये क्या पूछ रहा हूँ हमसे? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द क्लोव शुड हैव मिनिमम सेटलिंग टाइम एंड हैव नो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गेन के टू अचीव दिस। तो अब हम इसे कहाँ लेके चलते हैं? मान के चलिए आप इसे ओवरशूट वाली कंडीशन से मान लो गुजारते हैं। हियर इट इज। सो e टू द पावर माइनस दिस 1 माइनस जीटा स्क्वायर। हाँ ठीक है, अरे यहाँ से बिल्कुल आ जाएगा आपको समझ में। ध्यान से देखो, अब आपको ये तो पता है कि यदि जीटा बढ़ता है तो MP ओवरशूट जो है वो घटता है। ओवरशूट घटता है, दोनों का इन्वर्स रिलेशन है, हमने देखा है ना। जीटा की वैल्यू बढ़ाओगे तो MP घटेगा। तो अब हम क्या करें? जीटा की वैल्यू को बढ़ाया जाए। जीटा की वैल्यू बढ़ाया जाए और नो ओवरशूट रखा जाए, है ना। इसकी वैल्यू 0 रखा जाए, तो इसके लिए जीटा की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रखें हम? है नो ओवरशूट। ओवरशूट को हम कर दें 0। चलिए, ओवरशूट को यदि 0 कर दोगे तो वो कब पॉसिबल है? व्हेन 1, हाँ, जीटा इज इक्वल टू 1 हो जाए। जीटा इज इक्वल टू 1 है तो देर इज द नो MP, और यदि जीटा इज इक्वल टू 1 है भाई साहब, तो यहाँ से के की वैल्यू हम 1 निकाल के लेके आए। ठीक, हालांकि इसको और अच्छे से डिफाइन करना चाहिए था, बिकॉज सेटलिंग टाइम जो है वो मेरा कॉन्स्टेंट आ गया, तो उसको मिनिमम वाली कंडीशंस को मैं रियलाइज ही नहीं करवा रहा हूँ। खैर, के की वैल्यू यहाँ पे हमें 1 रहेगी और 1 आपका आंसर रहेगा। उसने पूछा द रिक्वायर्ड वैल्यू टू अचीव दिस। के की वैल्यू 1 से आप ये अचीव कर लोगे, और के की वैल्यू, जीटा की वैल्यू यदि आप ग्रेटर देन रखोगे तो रायता फैल जाए। हाँ चलो, के की वैल्यू 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला, चलिए अगला क्वेश्चन 88। A second order system has the closed loop poles located at this. ओहो, poles की locations दे दी गई है। The time at which the maximum value of the step response occurs in second, और क्या लिखा?
राउंड इट ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, बोल दिया वो, और ये गेट 20 का क्वेश्चन है, जो चारों तरफ कोरोना छाया हुआ था उस टाइम की बात है। अच्छा, द टाइम t at which the maximum value of the step response occur। सर सबसे पहले तो जिस टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू आती है दैट टाइम इज नथिंग बट द पीक टाइम, और पीक टाइम की सर वैल्यू इज नथिंग बट पाई बाई ओमेगा डी होती है। ओमेगा डी इज नथिंग बट द डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, और उसकी जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर होती है सर। तो ये नहीं कि आपको ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू पता करनी है, और यदि वो वैल्यूज हैं आपके पास तो यू कैन कंक्लूड द कहानी। अच्छा सर मेरे पास पोल्स दिए हैं, और पोल्स क्या है बेटा -3 प्लस माइनस 4j। तो ज़रा ध्यान से देखो, यदि मैं इन्हें ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये कहानी हो जाएगी कुछ ऐसी कि ये है -3 प्लस 4j और ये है आपका -3 माइनस 4j। अच्छा तो ये ओके, अब हम देख चुके हैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट जब हमने बिल्ड किया था कि यहाँ पे ये जो 4j है ये फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी डिसाइड करेगा। और ये कौन सी फ्रिक्वेंसी है सर? ये कॉम्प्लेक्स यानी कि अंडर डैम्प सिस्टम है, तो ये डेफिनेटली दिस इज नथिंग बट द ओमेगा डी। सिस्टम की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, ये वाला पार्ट बताता है। और सिस्टम डैम्प किससे होगा? डैम्पिंग फैक्टर ये जीटा ओमेगा एन है, ठीक। अच्छा सर ओमेगा डी दिया हुआ है, तो ओमेगा डी दिया हुआ तो बचा ही क्या? पीक टाइम इज नथिंग बट पाई बाई ओमेगा डी की वैल्यू बताइए 4। सो पाई बाई 4 सेकेंड इज योर आंसर। लेकिन आपको उसने 2 डेसिमल प्लेसेस, अगेन मेरा कैलसी कहाँ गया भाई? ये रहा। तो कैलसी से पाई बाई 4 की वैल्यू निकाल लीजिए और 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेके रखिए। सो टीपी की वैल्यू आप लिख के आइएगा 78 सेकेंड्स, ठीक है। और उसने ये बात ध्यान रखिएगा कि किस यूनिट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे।